जी बेटा अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा, 2 मिनट वेट करेंगे। जी आई गेस आई शुड स्टार्ट अगेन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है तो उसको सब्सटेंशियल टाइम माना जाएगा, लेकिन ये 1 साल का टाइम कट ऑफ पॉइंट की तरह यूज नहीं करना है। कभी कभार ऐसा होगा कि 11 महीने में असेट पूरी हो रही है, 10 महीने में असेट पूरी हो रही है, तो भी उसको सब्सटेंशियल टाइम मान लेंगे। उसके लिए आपको हर सिचुएशन के फैक्ट स्टडी करने पड़ेंगे, उनकी सरकमस्टांस को स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक जजमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या है सर, एक तरीके का स्कोप है कि हो सकता है कि एक ऑडिटर कह रहा है कि भाई ये टाइम सब्सटेंशियल टाइम है और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये सब्सटेंशियल टाइम नहीं है। तो इसके लिए बस आपको साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। तो वो किस तरीके की होगी क्या होगी सर, वो तो आप प्रैक्टिस में सीखोगे, अभी उसको बेसिकली डिस्कस करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा का टाइम सब्सटेंशियल टाइम माना जाता है, बट अगर 1 साल के आसपास भी होगा, मान लो 10 महीने 11 महीने 12 महीने भी हो रहे हैं, तो हम उसको सब्सटेंशियल टाइम मान सकते हैं। यही आपका कह रहा है पॉइंट नंबर एग्जाम्पल 3 के नीचे वाला पॉइंट। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन वन स्टेट्स दैट द इशू एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम primarily depends on the fact and circumstances of the each case। अब सब्सटेंशियल टाइम क्या है वो हर केस पे देखना पड़ेगा। However ordinary, आमतौर पर a period of 12 months is considered as substantial period of time। नॉर्मली 12 महीने का टाइम सब्सटेंशियल माना जाता है, अनलेस अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड, जब तक कि आप किसी छोटे पीरियड को जस्टिफाई ना करें। अगर 12 महीने से कम का पीरियड है और आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो उसको भी हम क्या मानेंगे, सब्सटेंशियल मान सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इन एस्टिमेटिंग द पीरियड टाइम विच एन असेट टेक टेक्नोलॉजिकली एंड कमर्शियली टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज सेल शुड बी कंसीडर्ड। और जब आप ये टाइम काउंट करोगे तो एक असेट को टेक्निकली रेडी होने के लिए और कमर्शियली रेडी होने के लिए कितना समय लगता है, वो दोनों काउंट, दोनों समय आपको दोनों टाइम आपको जोड़ देने हैं। टेक्निकल कितना टाइम चाहिए, इसका यह मतलब होता है असेट को बिल्ट करने में कितना टाइम लगेगा। और कभी कभार असेट एकदम बिल्ट होते ही प्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं होती, फिर हो सकता है उसको इंस्टॉल करने में आपको टाइम लगेगा। जैसे एक प्लांट और मशीनरी आपने बना ली तो टेक्निकली वो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब उसको आप फैक्ट्री में लेके जाओगे, फिर वहाँ इंस्टॉल करोगे, फिर जाके वो कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, उसमें भी हो सकता है 2-4 महीने और आपके लग जाएं। तो टेक्निकल टाइम भी जोड़ देना है और कमर्शियल टाइम भी जोड़ देना है, तब जाके फिर देखोगे कितना समय लग रहा है। अगर 12 महीने से ज़्यादा का है तब तो सब्सटेंशियल मान ही लेना, लेकिन अगर 12 महीने से कम है तो फिर केस टू केस बेसिस पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। बताओ जी ये क्लियर है या नहीं है, दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट। रिप्लाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ओके है। तो चलिए सर, अब देखिए इसने बता दिया कि बोरिंग कॉस्ट क्या है और फिर बताया भाई कि क्वालिफाइंग असेट क्या है। अब यहाँ से अगले मुद्दे पे आते हैं कि बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एक ट्रीटमेंट तो आपको पहले से पता है कि नॉर्मली हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस कर देते हैं। एक्सपेंस करने का मतलब होता है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। अब AS 16 कहता है बोरिंग कॉस्ट के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। कभी कभी आप उसे कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज करने का मतलब है आप उसे एसेट की कॉस्ट में जोड़ दोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डालोगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप उस बोरोइंग कॉस्ट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कर दोगे, उस बोरिंग कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डाल दोगे। तो दो ही पॉसिबल ट्रीटमेंट है, या तो कैपिटलाइजेशन या उसको एक्सपेंस कर लो। अब किस सिचुएशन में कैपिटलाइज करेंगे, किस सिचुएशन में एक्सपेंस करेंगे, उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 2 के नीचे की लाइन पढ़नी है। और ये लाइन क्या बोलती है, बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट। कह रहा है ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है, एट्रीब्यूटेबल का मतलब उसको लिंक किया जा सकता है,
उसको एलोकेट किया जा सकता है। ऐसी बोरिंग कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो किसी क्वालिफाइंग असेट के एक्विजिशन से या कंस्ट्रक्शन से या प्रोडक्शन से। एक्विजिशन का मतलब है परचेज, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है असेट बिल्ट हो रही है, और प्रोडक्शन का मतलब इन्वेंट्री के लिए बोल रहा है कि आप इन्वेंट्री बना रहे हो, जैसे वाइन बना रहे हो जिसमें 12 साल का टाइम लगेगा। ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो एक क्वालिफाइंग असेट के ऊपर इनकर की जाती है वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो किसी क्वालिफाइंग असेट के ऊपर इनकर की जाती है उसे कैपिटलाइज करते हैं, और ऐसी इंटरेस्ट अमाउंट जो क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड नहीं होती, ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो नॉन क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड होती है उसको हम एक्सपेंस करेंगे। तो नीचे सेकंड पैरा में कहता है अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। अदर का मतलब वो बोरिंग कॉस्ट जो क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड नहीं है उसको प्रॉफिट लॉस में डाल देना। बताओ ये दो लाइनें समझ में आई या नहीं आई बेटा? कौन सी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एसीपी से। एसीपी कौन? एसीपी में ए का मतलब है एक्विजिशन, सी का मतलब है कंस्ट्रक्शन, और पी का मतलब है प्रोडक्शन। एसीपी किसका? क्वालिफाइंग असेट का। ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो क्वालिफाइंग असेट के एसीपी से रिलेटेड है उसे कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी बोरिंग कॉस्ट को मतलब जो नॉन क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है उसको एक्सपेंस करेंगे। बताइए ये ओके है या नहीं है? ओके है या नहीं? एकदम क्लियर है जी? चलो जी, ये यहाँ से आपका एकदम क्लियर हो गया। और जब आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज करने का मतलब है एसेट की कॉस्ट में जोड़ दोगे। मतलब सर, जैसे कि आपने एक प्लांट को इनबिल्ट किया, एक प्लांट आप अपनी फैक्ट्री में ही बना रहे हो और उसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, मतलब वही 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। सपोज 2 साल में वो आपका जो प्लांट है वो एक्चुअली में बन के तैयार हुआ और आपकी फैक्ट्री में वो इंस्टॉल हो गया, है ना? मान लो 2 साल का टाइम लग गया। अच्छा जी, इन 2 साल में इन प्लांट के ऊपर आपने 50 लाख का खर्चा आपने कर दिया, प्लस इस प्लांट को बनाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया था जिसके ऊपर पिछले 2 साल में आपने 10 लाख का इंटरेस्ट भी भर दिया। तो AS16 कहता है भाई प्लांट की जो कॉस्ट होगी ना वो होगी 50 लाख प्लस 10 लाख का इंटरेस्ट, 60 लाख आपको क्या दिखानी है? प्लांट की कॉस्ट दिखानी है। तो प्लांट बनाने में जो पैसे लगे और उन पैसों पे जो इंटरेस्ट गया वो इंटरेस्ट आप प्लांट की कॉस्ट में जोड़ दोगे। नॉर्मली आपने 11th क्लास में 12th क्लास में ये पढ़ा भी होगा कि किसी भी एसेट को रेडी करने से पहले उस पर जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ते थे नॉर्मली कि 50,000 की एसेट खरीदी, 10,000 रुपये उसको ट्रांसपोर्ट करने पे खर्चा हो गया, 10,000 रुपये फिर उसको इंस्टॉल करने पे खर्चा हो गया, तो हम क्या मानते थे कि एसेट की कॉस्ट 70,000 है। तो वही काम तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है इंटरेस्ट जुड़ेगा या नहीं? आपका जुड़ेगा। कह रहा है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो हमेशा जोड़ो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस तो असेट में हमेशा जोड़ो, इंटरेस्ट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? उसी के लिए AS16 बना है। तो AS16 कह रहा है अगर वो असेट क्वालिफाइंग असेट है तो उसका इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट आप जिस असेट में जोड़ोगे, जिस असेट का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अभी असेट इन प्रोग्रेस है, जिस पर आप इंटरेस्ट जोड़ोगे, ये भी कंफर्म होना चाहिए कि वाकई में मैं जिस चीज के ऊपर खर्चा कर रहा हूं वो फ्यूचर में एसेट बनेगी। बात समझ में आ रही है? एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। कभी कभार क्या होता है, हम किसी नई चीज के ऊपर खर्चा कर रहे होते हैं और वो चीज अभी रिसर्च फेज में होती है। कौन सी फेज में होती है? रिसर्च फेज में होती है। रिसर्च के बाद अगला फेज आता है डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट में एक डिफरेंस होता है, वो आपको समझना है। रिसर्च फेज में जो भी काम चल रहा होता है उस काम की श्योरिटी नहीं होती कि ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा। जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसर्च फेज में
हमने कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया, हमने उसमें कुछ खर्चा किया और उससे हमें कुछ सॉलिड जानकारी मिली है। अब उस जानकारी को यूज करके हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये एसेट बन सकती है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है सर, अभी कोरोना की वैक्सीन बन रही है ना। कोरोना की वैक्सीन अभी जल्दी क्यों बन के आ गई इतने कम टाइम में? क्योंकि एक तो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है वो उसकी क्या नाम है फंडिंग कर रही है, प्लस इससे पहले जो स्वाइन फ्लू का वायरस था, है ना, उसकी जो स्टडी थी वो स्टडी डायरेक्टली यूज की जा रही है कोरोना की वैक्सीन वगैरह बनाने में, तो वो समय हमारा बच गया। तो मैं कह रहा हूँ रिसर्च फेज में खर्चा होता है पर उसमें श्योरिटी नहीं होती कि एसेट बनेगी या नहीं आपकी बनेगी। डेवलपमेंट फेज में कंफर्म हो जाता है एसेट बनेगी। कभी कभार ऐसा होता है, मान लो आपने लोन लिया और लोन लेके आप अपनी फैक्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हो। वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डिजाइन आप बना चुके हो, उस पर काम भी अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले कभी बना नहीं है और अभी रिसर्च फेज में काम चल रहा है। श्योरिटी नहीं है कि वो प्लांट बनने के बाद एक्चुअली क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जब तक असड ही कंफर्म ना हो, जब तक असड ही कंफर्म ना हो, तब तक उस पे होने वाला सारा खर्चा, मतलब कि रिसर्च फेज में होने वाला सारा खर्चा हम एक्सपेंस करते हैं। फिर उसका जो इंटरेस्ट होगा सर वो भी एक्सपेंसिव होगा। जब एसेट की श्योरिटी नहीं है तो कैपिटलाइजेशन कैसे कर लोगे? बोलो हाँ या ना। ये पार्ट समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं आपको तीसरी लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ सर, ठीक है? ये आपको फाइनल में भी दोबारा पढ़ना है, इसलिए अभी समझ लोगे, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। कभी ये मत सोचना कि सर ने कुछ ज्यादा ही मत पढ़ा दिया, ठीक है बेटा? ये आगे पीछे वाला सारा काम आ जाएगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बोरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट, जब इस बात की पॉसिबिलिटी कंफर्म हो जाए, दे विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जब ये भी कंफर्म हो जाए कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, मतलब एसेट बनेगी या कंफर्म हो जाए, और इस पर जो खर्चा हो रहा है आप उसको मेजर भी कर पा रहे हो रिलायबली। रिलायबली मेजर करने का मतलब है आप एलोकेट कर सकते हो कि इस एसेट को बनाने पे कितना खर्चा होगा। ठीक है सर, बात बात समझ में आ गई? चलो जी, आगे क्वेश्चन में कहता है बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। वो तो पहले ही बता दिया कि ऐसी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं, ऐसी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं जो एक क्वालिफाइंग असेट के एसीपी से रिलेटेड होती है। एसीपी का मतलब क्या है? एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। ओके सर, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, योर कंपनी HPCL is building a chemical plant. The company has issued 12% debentures of 100 crore for this purpose. एक केमिकल प्लांट बना रहे हैं और कंपनी ने इसके लिए डिबेंचर इशू करे हैं 12% के इंटरेस्ट रेट पे, जिसके थ्रू 100 करोड़ का अमाउंट आया है। द फंड्स आर एक्सक्लूसिवली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द केमिकल प्लांट। ये पूरा का पूरा 100 करोड़ सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्लांट में ही यूज किया गया है और इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट 1.12 करोड़ की आती है। तो क्या करेंगे सर, ये पूरा का पूरा जो 1.2 करोड़ का इंटरेस्ट आया ये केमिकल प्लांट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। दिस इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज एज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। ओके जी, चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है इंटरेस्ट ऑन ब्रिज लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑन डिवेंचर स्पेसिफिकली obtained for a company's fertilizer project amounting to rupees 1 crore 80 lakh 80 हजार has been capitalized during the year, which include approximately rupees 1 crore 70 lakh 33 465 capitalized in respect of the utilization of loan and debenture money for said purpose। क्वेश्चन में कहता है कि क्या ये आपका जो आपका ट्रीटमेंट है क्या आपका ये मतलब करेक्ट है? कह रहा है आपने ना कुछ बैंक से लोन लिया था, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था और कुछ डिवेंचर आपने इशू करे थे, वहां से पैसा आया था। ये सारे का सारा पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाया और इस सबका इंटरेस्ट मिला के, ये सबका इंटरेस्ट मिला के आपका 1 करोड़ 80 लाख 80 हजार का इंटरेस्ट आया। ये सारा आपने कैपिटलाइज कर लिया, जिसमें से आपका 1 करोड़ 70 लाख 33 हजार 465 का आपका जो क्या नाम है इंटरेस्ट है, वो आपका डिवेंचर मनी जो आपने यूटिलाइज किया है ना, डिवेंचर मनी से जो लोन से जो आया वो वाला आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रिज लोन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब आपको होना चाहिए। ब्रिज लोन जनरली आपका जो लोन होता है ये वर्किंग कैपिटल लोन होता है ना, ये शॉर्ट टर्म चीजों के लिए आपको मिलता है। तो इसमें तीन चीजें हैं, ब्रिज लोन है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, डिबेंचर का लोन है ये भी आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो 3 तरीके का लोन लिया आपने इसमें, लॉन्ग टर्म वाला भी और क्या नाम है शॉर्ट टर्म वाला भी। तीनों का मिला के 1,80,80,000 का इंटरेस्ट है, जिसमें से लॉन्ग टर्म वाला अमाउंट सिर्फ 1,70,33,465 है। तो कह रहा है हमने ये सारा का सारा 1,80,00,000 वाला जो इंटरेस्ट था ये हमने कैपिटलाइज कर लिया। कह रहा है क्या ये ट्रीटमेंट आपका सही है? तो देखो सर पढ़िए इसके बारे में। कहते हैं एज पर पैरा 6 ऑफ एयर 16, आपको ये पैरा 6 याद नहीं रखना है, आप सीधे बोलोगे एज पर एयर 16 बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset should be capitalized as a part of the cost of the asset। ठीक है, अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी एक्सपेंड। इसमें हम क्या बोलेंगे सर, 1,70,33,456 जो डिबेंचर से रिलेटेड था, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड था, ये वाला आपका कैपिटलाइज होगा। और बाकी जो डिफरेंस बचा, क्योंकि 1,80,80,000 के इंटरेस्ट में ब्रिज लोन भी था, ब्रिज लोन आपका वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, या ब्रिज लोन आप ये समझ लो कि जब एक लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं उसको भी ब्रिज लोन बोल देते हैं। तो बाकी का जो डिफरेंस था वो ब्रिज लोन से रिलेटेड था, उसको हम एक्सपेंस करेंगे। बताओ ओके है या नहीं सर? इसमें बस टेक्निकल वर्ड याद रखना है, ब्रिज लोन को वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं। बताइए कंफर्म है या नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे जी। ओके जी, चलिए तो अब यहाँ से अगला आते हैं। फिर उसका अफसोस क्या बोल रहा है, हाँ है ना, ठीक है बेटा शायद समझ में आ गया होगा। ओके, अब इलस्ट्रेशन 3 देख लो। 3 में क्या बोलता है ऐसा, अरे 3 तो हो गया, हाँ 3 ये पढ़ना है हमें। जेएलसी लिमिटेड ने एक बैंक से लोन लिया 50 लाख का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। 50 लाख का लोन लिया, देखो जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, शेड का मतलब होता है फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है बेटे, शेड का मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग है। फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाने में खर्चा हुआ 20 लाख का, मशीनरी परचेज करी 15 लाख की, वर्किंग कैपिटल 10 लाख की, और ट्रक खरीदा है उसके लिए एडवांस दिया है 5 लाख रुपए का। मार्च 2015 में क्या हुआ कि जो फैक्ट्री शेड था वो कंप्लीट हो गया, मतलब बिल्डिंग बन गई, और हमने मशीनरी को भी क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। ट्रक की डिलीवरी अभी हुई नहीं है। पूरे साल का इंटरेस्ट आपका 9 लाख रुपए का है। आपको ये बताना है कि 9 लाख का इंटरेस्ट कैसे कैसे बेसिकली आपका होगा। तो सबसे पहले समझो 50 लाख कैसे कैसे खर्च किए हैं। 20 लाख फैक्ट्री शेड में, 15 लाख परचेज ऑफ मशीनरी में, वर्किंग कैपिटल में 10 लाख, और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 5 लाख। ये लोन 20/4/2015 को हमने लिया था, मतलब अप्रैल के लास्ट में लिया था, और मार्च 15 में, मतलब मार्च का लास्ट मान के चलो, ये हमारा काम क्या हुआ सर, हमारा कंप्लीट हो गया। तो फैक्ट्री वैसे तो 11 महीने में तैयार हो गई है ना, मतलब 12 महीने से कम का टाइम लगा है। पर फिर भी हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे भाई 11 महीने का जो टाइम पीरियड है, हाँ सेम क्वेश्चन बुक में आपका, 11 महीने का जो आपका टाइम पीरियड है इसको हम सब्सटेंशियल मान रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड आपका क्वालिफाइंग असेट है, और क्वालिफाइंग असेट के हिस्से का जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, राइट सर। परचेज ऑफ मशीनरी, जिस दिन हम मशीनरी को परचेज करते हैं मशीनरी उसी दिन से रेडी फॉर यूज अवेलेबल होती है। वो हमारी मर्जी है कि हम उसको सेम डे यूज करें या सेम डे यूज ना करें, क्योंकि मशीनरी स्टार्टिंग से ही यूज करने के लिए अवेलेबल है, तो मशीनरी क्वालिफाइंग असेट नहीं है। वर्किंग कैपिटल कभी भी क्वालिफाइंग असेट नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये कभी भी आपका नहीं होगा। और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, आपने ट्रक के लिए एडवांस दिया, एडवांस कितने महीने का दोगे केवल, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एडवांस दोगे ना। ट्रक जिस दिन डिलीवर हो जाएगा उसी दिन से यूज करने के लिए अवेलेबल होगा, तो ट्रक भी आपका क्वालिफाइंग असेट नहीं है। तो इन सब में से केवल एक ही क्वालिफाइंग असेट है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। इसके हिस्से का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, बाकी सबके हिस्से का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अब हमें टोटल इंटरेस्ट 9 लाख का दिया हुआ है, पूरे 50 लाख पे 9 लाख का इंटरेस्ट है। ये कैसे पता लगाओगे कि 20 लाख वाले का कितना इंटरेस्ट हुआ, 15 लाख वाले का कितना हुआ, 10 लाख का कितना हुआ, और 5 लाख का कितना हुआ, कैसे पता करोगे सर? प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा, राइट। आई होप ये बात समझ में आ रही है। प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा। लाइक अगर आपको 20 लाख वाले का इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकालोगे 9 लाख मल्टीप्लाई 20/50। बिल्कुल सही है, क्या नाम है आयुषी। ऐसी मशीनरी का निकालोगे तो 9 लाख इंटू 15/50। तो देखो अब ये क्वेश्चन को आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है जी। तो
ये हो गया बेटा इसका सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखा है। एज पर ए पैरा 3 ऑफ एस 16, मैंने बताया पैरा वैरा याद नहीं रखना। एज पर एस 16 अ क्वालिफाइंग असेट इज एन असेट दैट नेसेसरी टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटरनल यूज ऑफ सेल। ये 12 महीने भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर एज पर ए 16, ये पैरा वैरा नहीं याद करना। असेट दैट आर रेडी फॉर देयर इंटरनल यूज ऑफ सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग असेट। एज पर ए 16, borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction और production of qualifying asset should be capitalized। अब देखो ये करेंगे, टेबल बनाई हमने इस तरीके से। हमने बोला भाई पहला आइटम में कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, ये क्वालिफाइंग असेट है। मशीनरी नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, एडवांस फॉर ट्रक नहीं है। फिर ऐसे ही क्या इंटरेस्ट निकाला, तो हमने पहले निकाला शेड के हिस्से का, तो 9/20/50 3.60 ये कैपिटलाइज होगा। बाकी का भी निकाला, बाकी वाला एक्सपेंस हो जाएगा। बताइए ओके है या नहीं? ये ओके है या नहीं है सर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई गेस ये भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2004 में एक कंपनी ने 32 करोड़ का लोन लिया और उस लोन को इस तरीके से यूज किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज, 2 शहरों के बीच में सी लिंक बना दिया, जैसे कि बॉम्बे में बने, है ना सर। बॉम्बे में क्या है कि पता नहीं एक जगह से दूसरे का जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो उसको सी के ऊपर से उन्होंने एक कह सकते हैं कि ब्रिज बना दिया। अब होता क्या है कि वो 2 जगह जाने में जो डिस्टेंस है, तो टाइम में बहुत ज़्यादा कम आपका लग गया। तो मतलब पूरा वो सी का एरिया कवर करना आपको नहीं पड़ता है, मतलब जो सर्कल की तरह आपको घूमना नहीं पड़ता। अब शॉर्टेस्ट जो मतलब डायमीटर है उसका पुल वगैरह बना दिया बॉम्बे में, अब तो बनकर मतलब रेडी भी है कई साल से, तो वहाँ से ट्रैवलिंग वगैरह आसान हो गई है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग बन रहा है 2 शहरों के बीच में, जिसपे खर्चा किया 25 करोड़ का। और कह रहा है साल में ना क्या हुआ कि 1 महीने काम भी रुक गया था आपका हाई वाटर लेवल्स की वजह से। मतलब जब बरसाती सीजन था, बरसाती सीजन होने की वजह से 1 महीने काम ही नहीं हुआ। तो कभी कभार ये भी मन में ख्याल आता है, सपोज प्लांट और मशीनरी को इंस्टॉल होने में, प्लांट और मशीनरी को बिल्ट होने में टोटल 18 महीने लगे। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। प्लांट और मशीनरी को टोटल बनने में 18 महीने लगे, जो कि सब्सटेंशियल टाइम है। इस 18 महीने के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसा टाइम आया जब बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। मान लो इस 18 महीने के अंदर 2 महीने ऐसे थे जब बिल्कुल ही काम ही नहीं हुआ। अब ये तो कंफर्म है कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ये तो कंफर्म है कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, बट क्वेश्चन है कि 18 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा या 16 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। याद रखिए मैंने बोला 18 महीने में 2 महीने बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा यही है कि भाई हम 18 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, 18 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, या हम क्या नाम है कि 16 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। तो पहले आप बताइए आपका दिमाग क्या कहता है, इंटरेस्ट 18 महीने का आएगा या 16 महीने का आएगा? पहले आपकी सुन लेते हैं जी। तो सुजल कह रहा है 18 महीने का आएगा, आयुषी कह रही है 18 महीने का आएगा। इसके बारे नरेश जी भी कुछ कह रहे हैं, बताइए। नरेश जी भी कह रहे हैं 18 महीने का आएगा। तो इसके बारे में एएस बोलता है भाई देखो, अगर वो काम जो स्टॉप हुआ है वो अनएवॉइडेबल रीजन की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? अनएवॉइडेबल रीजन। वो काम रुका, वो रुकना ही था, उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं था। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, बरसाती सीजन में पानी का लेवल बढ़ गया, 1 महीने इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि वहां पर आप डैम बनाने का काम कर ही नहीं सकते, ब्रिज करने का काम कर ही नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में वो 2 महीने का इंटरेस्ट भी आप बोरिंग कॉस्ट में जोड़ोगे। लेकिन जहां पर आप खुद अपनी मर्जी से या अवॉइडेबल रीजन की वजह से काम रोक देते हो, रीजन क्या था? अवॉइडेबल था। आपने 2 महीने 3 महीने जानबूझ के काम रोक दिया, फंडिंग नहीं थी आपके पास, पैसा नहीं था आपके पास, या कुछ मैनेजमेंट के इशू वगैरह चल रहे थे, उस केस में काम रुक गया, जो अवॉइडेबल रीजन है। तो उस सिचुएशन में जितने महीने काम रुकेगा उतने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। ये बात आगे अभी एएस में पढ़ने को मिलेगी, पर क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट आ गया था तो मैंने अभी से आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर अनअवॉइडेबल रीजन है तो पूरा 18 महीने लेंगे, अवॉइडेबल रीजन है तो 18 में से 2 महीने का इंटरेस्ट घटा दो, 16 महीने का कैपिटलाइज होगा, बाकी का जो 2 महीने का है वो एक्सपेंस होगा। ओके जी।
चलिए, तो ये बात ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन में आगे आएगा। तो 32 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें से 25 करोड़ तो सी लिंक बनाने के लिए हुआ है। और इसके बाद आगे क्या बोलता है, आगे पढ़ते हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी, मशीनरी खरीदी है तीन, कितने की सर, तीन करोड़ रुपए की। वर्किंग कैपिटल 2 लाख की। परचेज ऑफ व्हीकल 0.50 लाख का। टूल्स खरीदे हैं, क्रेन्स खरीदी है 0.50 लाख की। परचेज और टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ का मतलब है कि भाई मशीन को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, उसके लिए कोई नॉलेज वगैरह लिया आपने, तो उसके लिए हो सकता है कोई एक्सपर्ट आया होगा, उसने आपको मतलब कि सिखाया होगा, खर्चा उसके लिए होगा। और पूरे साल का इंटरेस्ट जो लगा वो 0.80 लाख का लगा। तो आपको ये बताना है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था, आप पहचानो 1 से लेकर 6 तक जितनी एसेट आप, जितने भी आपको ये खर्चे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा खर्चा क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर हो रहा है, वो वाला करोगे कैपिटलाइज्ड, और जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है उसे एक्सपेंस करोगे। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सी लिंक बनाने का काम सब्सटेंशियल टाइम लेगा, डेफिनेटली सर। सी लिंक आपका कुछ दिनों में, कुछ मतलब महीनों में तो बनेगा नहीं, इट विल डेफिनेटली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक क्वालिफाइंग एसेट है ना, तो इसके हिस्से का इंटरेस्ट क्या करोगे आप, कैपिटलाइज करोगे, और पूरा करोगे 18 मंथ का, क्योंकि जो 1 महीने काम रुका भी है वो अनएवॉइडेबल रीजन है। और बाकी के जो आइटम है, ये इक्विपमेंट खरीदे, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया, गाड़ियां खरीदी, टूल्स खरीदे, टेक्निकल नो हाउ के लिए पे किया, ये सारी की सारी नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, इनके हिस्से का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, है ना। तो पहले वही AS16 का नाम देके, जैसे कहते हैं ना भगवान का नाम लेके आगे बढ़ जाओ, इसमें AS16 का नाम लेके पहले सारा जो रूल है वो लिख देने हैं, फिर वही टेबल बनेगी। सेम देखो, फिर ये यस या नो 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 करके, भैया ये क्वालिफाइंग एसेट है और ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। उसके बाद इंटरेस्ट निकाल दिया। इंटरेस्ट आप टेबल में ना दिखाओ, क्योंकि टेबल नीट क्लीन आपकी बननी चाहिए। आप वर्किंग नोट में इस तरीके से पॉइंट बना दो कि भैया ये क्वालिफाइंग एसेट है, ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, फलाना ढिमकाना, और ये इंटरेस्ट आया, और ये इंटरेस्ट फिर हम क्या करेंगे, अपने टेबल में डाल देंगे, है ना। और देखो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। बताओ जी, ये ओके है या नहीं है, अच्छे से बताना है बिल्कुल। समझ आया या नहीं आया सर। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आयुषी आपके MCQ ही आएंगे, ठीक है। टेबल आप बनाओगे भी तो रफ में बनाओगे या मत बनाना। आप सिंपल बस ये ऐसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, आप बोलोगे 62,50,000। फिर आपसे पूछेगा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, आप बोलोगे 17,50,000, सिंपल। या ये पूछ लेगा परचेज ऑफ व्हीकल से रिलेटेड इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। ये सारा काम रफ में करना है आपको बिल्कुल, मतलब प्रेजेंटेशन तो आपको देनी नहीं है। ओके आयुषी, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका हो गया इस तरीके का ये। और ये सारे नोट्स आपको मैंने कल ग्रुप में भेज दिए थे, वहां से कर सकते हैं। ओके जी। बाकी ये 16 इसका ये अगला वाला हिस्सा हम अब नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके जी, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आई गेस मुझे इसका वीडियो लेक्चर बना के देना पड़ेगा, या मुझे पेन आज डेफिनेटली मैं पेन अपना ले आऊँगा, जहाँ पे रखा हुआ है, किसी दूसरे वाले प्लेस पे है। तो फिर कल हम यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।